चैप्टर 2 रॉयल कॉलेज और बाप का स्वैग। अब आगे। लोहागंज की उस सीलन भरी कोठरी में रात बड़ी मुश्किल से कटी थी। शौर्य पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके एक तरफ उसकी दीदी प्रीति सो रही थी और दूसरी तरफ वो नन्ही जान पीहू। पीहू ने सोते हुए भी शौर्य की हुडी का एक कोना कस के पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि आंख खुलते ही ये पापा नाम का इंसान भी गायब न हो जाए। सुबह के 5:30 बजे थे। लोहागंज की गलियों में नल पर पानी भरने वालों का शोर शुरू हो चुका था। शौर्य धीरे से उठा और बाहर की तरफ आया। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसने देखा कि प्रीति दीदी जाग चुकी थी और रसोई के नाम पर बने उस छोटे से कोने में चाय बना रही थी। उठ गया, रात भर सोया नहीं न तू? प्रीति ने बिना पीछे मुड़े कहा। उनकी आवाज में वही ममता थी जिसकी खातिर शौर्य आज भी जिंदा था। नींद कहाँ आती है दीदी, जब सर पर 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और गोद में एक जान की जिम्मेदारी हो, शौर्य ने कड़वाहट के साथ कहा। प्रीति पास आए और शौर्य के कंधे पर हाथ रखा। शौर्य, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देख, कल तक तू खुद को मरा हुआ मान चुका था, पर आज इस बच्ची की वजह से तेरी आंखों में वो पुरानी आग दिख रही है। हार मत मान भाई। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, बस पीहू की तरफ देखा जो अब जाग चुकी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस अजनबी कमरे को देख रही थी। शौर्य ने उसे तैयार किया। प्रीति दीदी ने उसे 2 बिस्कुट और चाय दी, जिसे पीहू ने बड़े चाव से खाया। शौर्य को एहसास हुआ कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, इस बच्ची के कल के लिए लड़ना है। दीदी, मैं आज इसे कॉलेज ले जा रहा हूँ। घर पर इसे अकेला नहीं छोड़ सकता और विक्की को कुछ काम से स्टूडियो जाना है। शौर्य ने अपनी पुरानी बाइक की चाबी उठाई। कॉलेज? पागल है क्या शौर्य? वहाँ वो आर्यन और उसके दोस्त तमाशा बना देंगे, प्रीति ने चिंता से कहा। बनाने दो दीदी, अब तक मैं उनकी बातों को शोर समझता था, अब मैं उन्हें अपनी औकात समझाऊंगा, शौर्य ने ठंडे अंदाज में कहा। अपनी काली हुडी पहनी और पीहू को गोद में उठा लिया। बेंगलुरु की सड़कों पर R100 की वो फटी हुई आवाज लोहागंज से निकलकर जब इंदिरानगर की चकाचौंध में दाखिल हुई, तो लोग अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाने लगे। शौर्य की बाइक से निकलता धुआं उन मर्सिडीज और ऑडी की चमक को धुंधला कर रहा था। पीहू बाइक की टंकी पर बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथ हैंडल को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो कोई जंग जीतने निकली हो। पापा, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, पीहू ने एक ऊंचे मॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेटा, ये बिल्डिंग्स बाहर से बड़ी हैं, अंदर से इनमें रहने वाले लोग बहुत छोटे हैं, शौर्य ने बुदबुदाया। बाइक जाकर रुकी रॉयल एकेडमी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स RACA के गेट पर। ये बेंगलुरु का वो कॉलेज था जहां एडमिशन सिर्फ टैलेंट से नहीं, बाप के बैंक बैलेंस से मिलता था। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड शौर्य को देखते ही डंडा लेकर आगे बढ़ा। ओए कबाड़ी, ये पार्किंग एरिया है, कबाड़ खाना पीछे है, गार्ड ने शौर्य के फटे जूतों को देखकर ताना मारा। शौर्य ने अपना ID कार्ड निकाला और गार्ड की नाक के सामने कर दिया। गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक भिखारी जैसा दिखने वाला लड़का इस कॉलेज का स्टूडेंट है। शौर्य ने बाइक स्टैंड पर लगाई और पीहू को नीचे उतारा। तभी एक नीली रंग की कन्वर्टेबल BMW चीखते हुए आए और शौर्य की बाइक के ठीक बगल में रुकी। उसमें से 3-4 लड़के उतरे जिनके गले में लाखों के हेडफोन्स थे। उनका लीडर वही आर्यन था, विलेन विक्रम सिंघानिया का भांजा। आर्यन ने अपनी गाड़ी से उतरते ही अपनी नाक सिकुड़ी। अबे, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओहो, तो हमारा लोकल म्यूजिशियन अपनी नाजायज औलाद को साथ लेकर आया है। क्यों बे शौर्य, कॉलेज को अब अनाथालय बना दिया क्या? आर्यन के पीछे खड़े उसके चमचे पागलों की तरह हंसने लगे। कॉलेज की कुछ लड़कियां जो वहां से गुजर रही थी, वो भी रुक गई और शौर्य को हिकारत भरी नजरों से देखने लगी। शौर्य ने अपनी हुडी का कैप नीचे किया और पीहू का हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों में वो गुस्सा उबल रहा था जो किसी को भी जला दे, पर वो चुप रहा। उसे पता था कि विक्रम सिंघानिया का वो कॉन्ट्रैक्ट उसे हाथ उठाने से रोकता था। आर्यन, अपनी जबान को लगाम दे, वरना जिस BMW पर तू उछल रहा है, उसे धक्का देने के लायक भी नहीं बचेगा। शौर्य की आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ आर्यन को सुनाई दी, पर उस आवाज में जो वजन था, उसने आर्यन की हंसी गायब कर दी। तू मुझे धमकी दे रहा है? इस फटी हुई जेब के साथ, आर्यन ने चिल्लाकर कहा ताकि सब सुने। सुन लो सब, ये जो शौर्य है न, ये लोहागंज के नाले के पास रहता है, और ये बच्ची इसकी गलती है जिसे इसकी गर्लफ्रेंड माया ने कचरा समझकर इसके पास फेंक दिया है। पीहू ने डर के मारे शौर्य की टांग पकड़ ली। पापा, ये अंकल गंदा है।
चलो यहाँ से। शौर्य ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और आर्यन की आंखों में झांका। आर्यन, जिस गलती की तू बात कर रहा है वो मेरा गर्व है, और रही बात नाले की, तो याद रखना कमल कीचड़ में ही खिलता है। शाम को जो गाना तू अपने नाम से लॉन्च करने वाला है ना, उसके नोट्स याद कर लेना, वरना स्टेज पर तेरी फटी हुई आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। शौर्य वहाँ से तेजी से ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया। आर्यन पीछे खड़ा जल भून गया। उसे समझ नहीं आया कि इस भिखारी के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। ऑडिटोरियम के पीछे एक छोटा सा रिकॉर्डिंग रूम था, जिसे कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत कम इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहाँ का सेटअप पुराना था। पर शौर्य के लिए यही उसकी सल्तनत थी। वो वहाँ पहुँचा जहाँ विक्की पहले से ही इंतजार कर रहा था। भाई, तू इसे यहाँ ले आया? आर्यन ने कुछ कहा क्या? विक्की ने पीहू को चॉकलेट देते हुए पूछा। वही घिसी पिटी बातें, पर आज मुझे शांति नहीं चाहिए विक्की। आज रात एस का जो ट्रैक रिलीज होगा वो इंदिरानगर की नीली लाइटों को लाल कर देगा। शौर्य ने अपना पुराना लैपटॉप खोला। शौर्य का असली काम अब शुरू हुआ। वो कॉलेज में एक यूजर था, पर इंटरनेट पर वो एक घोस्ट था। उसने पीहू को एक कोने में बिठाया और उसे अपना हेडफोन दे दिया। पीहू शांत होकर म्यूजिक की लहरें देखने लगी। शौर्य की उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगी जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। उसने एक ऐसी धुन पकड़ी जो उसने कल रात पीहू के रोने और लोहागंज के शोर को मिलाकर बनाई थी। ये एक देसी रॉक म्यूजिक था जिसमें तड़प भी थी और आग भी। तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुला और कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की अनन्या अंदर आई। अनन्या शहर के सबसे बड़े म्यूजिक घराने की बेटी थी और खुद एक बेहतरीन क्लासिकल सिंगर। वो यहाँ अपनी प्रैक्टिस के लिए आई थी, पर जैसे ही उसने वो धुन सुनी उसके कदम वहीं रुक गए। शौर्य ने अनन्या को नहीं देखा, वो अपनी धुन में खोया हुआ था। अनन्या ने देखा कि एक लड़का, जिसे सब कॉलेज में कबाड़ी कहते हैं, वो एक ऐसी धुन बना रहा है जिसे बनाने के लिए बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स तरसते हैं। ये धुन तुमने बनाई है? अनन्या की आवाज में हैरानी थी। शौर्य ने झटके से लैपटॉप बंद किया। उसका चेहरा फिर से वही सख्त और ठंडा हो गया। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अनन्या आगे बढ़ी। उसकी नजर पीहू पर गई जो हेडफोन लगाकर झूम रही थी। शौर्य, मैंने तुम्हारी बहुत सी बातें सुनी हैं, पर तुम इतना अच्छा म्यूजिक बना सकते हो ये मुझे नहीं पता था। और ये बच्ची, क्या ये वाकई तुम्हारी? हाँ, मेरी बेटी है और मेरा म्यूजिक मेरी निजी बात है। यहाँ से जाओ, शौर्य ने रूखे अंदाज में कहा। अनन्या ने बुरा नहीं माना। उसने पीहू की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो पीहू, मैं अनन्या हूँ। तुम्हारे पापा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। पीहू ने हेडफोन हटाया और अनन्या को देखा। पीहू को अनन्या में वो गर्माहट लगी जो उसे अपनी माँ माया में कभी नहीं मिली थी। आप परी दीदी हो? पीहू ने मासूमियत से पूछा। अनन्या की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, तुम मुझे परी दीदी कह सकती हो। शौर्य ने अनन्या को टोका। अनन्या, हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं है। तुम अपनी रईस दुनिया में वापस जाओ और हमें अपने हाल पर छोड़ दो। क्यों शौर्य, क्यों तुम खुद को इस दीवार के पीछे छिपा रहे हो? मैंने अभी जो सुना वो कोई मामूली धुन नहीं थी, वो एस के स्टाइल का म्यूजिक था। कहीं तुम? अनन्या की आंखें सिकुड़ते हुए उसने शौर्य के चेहरे को गौर से देखा। शौर्य के दिल की धड़कन बढ़ गई, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। एस एक सुपरस्टार है और मैं लोहागंज का भिखारी। अपनी तुलना बंद करो और यहाँ से निकलो। अनन्या वहाँ से चली गई, पर जाते जाते उसने मुड़कर फिर से शौर्य को देखा। उसे यकीन हो गया था कि इस लड़के के फटे कपड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। दोपहर के वक्त कैंटीन में फिर से वही तमाशा शुरू हुआ। आर्यन और उसकी टीम ने शौर्य को घेर लिया। आर्यन के हाथ में एक जूस का गिलास था। ओए शौर्य, सुना है तूने आज क्लास मिस की और इस पार्सल को लेकर ऑडिटोरियम में छिपा था। क्या सिखा रहा था इसे? भीख मांगना। आर्यन ने पीहू की तरफ इशारा किया। शौर्य ने पीहू को पीछे किया और आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन, बहुत हो गया। तूने मुझे जो बोलना है बोल, पर अगर इस बच्ची का नाम अपनी गंदी जबान पर दोबारा लाया तो मैं भूल जाऊंगा कि ये कॉलेज है। अबे, तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? आर्यन ने जूस का गिलास शौर्य की हुडी पर उड़ेल दिया। ले, अब तू और भी ज्यादा लोहागंज वाला लग रहा है। पूरा कैंटीन ठहाकों से गूंज उठा। शौर्य खामोश खड़ा था, उसकी हुडी से जूस टपक रहा था। पीहू रोने लगी। पापा, गंदा अंकल, चलो घर चलो। शौर्य ने पीहू को चुप कराया और अपना चश्मा साफ किया। उसने आर्यन की आंखों में झांका। उस नजर में ऐसी मौत थी कि आर्यन एक कदम पीछे हट गया। शौर्य ने कुछ नहीं कहा,
बस अपना बैग उठाया और बाहर निकल गया। विक्की उसके पीछे भागा। भाई, तूने उसे छोड़ा क्यों? मैं उसकी हड्डी तोड़ देता। शौर्य अपनी बाइक के पास पहुंचा और पीहू को बिठाया। विक्की, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। आर्यन को लगता है कि उसने मुझे नीचा दिखाया है, पर उसे नहीं पता कि आज रात एस का जो ट्रैक आएगा वो उसे सड़कों पर ले आएगा। आज रात इंदिरानगर की हवा में सिर्फ मेरा शोर होगा। शौर्य ने बाइक स्टार्ट की। पीहू ने शौर्य का हाथ पकड़कर कहा, पापा आप रो मत, मैं बड़ी होकर उस अंकल को मारूंगी। शौर्य ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, हमें मारना नहीं है, हमें उन्हें उनकी औकात दिखानी है। शाम को लोहागंज के अपने कमरे में शौर्य ने लैपटॉप खोला। विक्की उसके बगल में बैठा था। भाई, सब तैयार है, रात के 9 बजने वाले हैं। पूरी इंडस्ट्री एस के नए ट्रैक का इंतजार कर रही है। विक्की की उंगलियां कांप रही थी। शौर्य ने अपलोड बटन पर हाथ रखा। उसने पीहू की तरफ देखा जो प्रीति दीदी की गोद में सो चुकी थी। उसने वो बटन दबा दिया। अगले 10 मिनट में इंटरनेट पर भूचाल आ गया। एस का नया ट्रैक द लायन ऑफ लोहागंज ट्रेंड करने लगा। ये एक ऐसा गाना था जिसमें बेंगलुरु की सड़कों का दर्द और एक बाप का गुस्सा था। इंदिरानगर के पबों में जहां आर्यन अपनी जीत का जश्न मना रहा था, वहां अचानक डीजे ने गाना बदल दिया। जैसे ही एस की वो धुन गूंजी, आर्यन का गिलास हाथ से गिरकर टूट गया। ये वही धुन थी जिसे उसने आज दोपहर ऑडिटोरियम के बाहर सुना था। नहीं, ये नहीं हो सकता, आर्यन चिल्लाया। उधर अनन्या अपने कमरे में हेडफोन लगाकर वो गाना सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही नाम था, शौर्य। शौर्य ने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे लोहागंज के ऊपर चांद चमक रहा था। आज रात एक बाप ने ऐलान जंग कर दिया था। सुपरस्टार पापा की वापसी हो चुकी थी। अब कहानी में आगे क्या होगा, जानिए अगले अध्याय में।